पुष्कर ने विघ्नेश से कहा कि शायद मीरा अभिषेक से झगड़ा करके यहाँ आ गई होगी। इस पर विघ्नेश ने जवाब दिया, मुझे ऐसा नहीं लगता। इन 2 सालों में उनके बीच चाहे कितने भी झगड़े हुए हों, वे खुद ही उन्हें सुलझा लेते हैं। मीरा आज झगड़ा करके नहीं आई है। पक्का उसे किसी ने रंजीत मामा के बारे में बताया है, इसीलिए वो सीधे अस्पताल पहुंची है। विघ्नेश की बात सुनकर पुष्कर सोच में पड़ गया और बोला, कभी कभी तो तू एकदम पते की बात करता है। एक काम कर, तू मेरी डिटेक्टिव कंपनी ज्वाइन कर ले, साथ मिलकर इसे और बड़ा बनाएंगे। पुष्कर की बात सुनकर विघ्नेश ने तंज कसा, अबे तूने तो खुद कहा था कि तेरे पास वहाँ कोई काम नहीं है। अब क्या मुझे भी अपने साथ मक्खियां मारने के लिए बुला रहा है? जा अपना काम कर। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि विवान मल्होत्रा हमेशा की तरह अपने पूरे रौब और अंदाज में वहां से गुजरा। उसे देखते ही ऑफिस के कर्मचारी और भी तेजी से काम करने लगे। विवान को देख पुष्कर ने विघ्नेश से धीरे से पूछा, देखा इसका एटीट्यूड? ये अपनी धुन में आ रहा है और जा रहा है। इतनी जल्दी में कहाँ गया होगा? क्या इसे कुछ पता चल गया है? विघ्नेश ने पूरे यकीन के साथ कहा, कोई चांस ही नहीं है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। अवनी ने इतना पक्का प्लान बनाया है कि जब तक वो खुद नहीं बताएगी कि वही अवनी है, विवान उसे पहचान ही नहीं पाएगा। जैसे ही विवान उनके करीब पहुंचा, विघ्नेश ने जानबूझकर उसे टोकते हुए कहा, सर, आप मैडम के पीए हैं, आप अक्सर ये बात भूल जाते हैं। अगर आप अपना काम ढंग से करेंगे तो अच्छा होगा। विवान ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और अनसुना करते हुए सीधा कैबिन के अंदर चला गया। पुष्कर कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम देखते ही उसके चेहरे के भाव बदल गए। इधर कैबिन के अंदर अवनी बड़े सुकून से मुस्कुराते हुए विघ्नेश का दिया हुआ जूस पी रही थी। विवान बिना दरवाजा खटखटाए हमेशा की तरह अंदर दाखिल हुआ। अवनी को गुस्सा आ गया। उसने चिढ़कर पूछा, विवान ये क्या बदतमीजी है? मैंने कितनी बार कहा है कि अंदर आने से पहले दरवाजा खटखटाया करो, क्या तुम्हें याद नहीं रहता? विवान ने दीवार पर लगी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अनजान बनकर पूछा, मैडम वहाँ जो फोटो लगी है वो किसकी है? अवनी ने झुंझला कर कहा, क्यों, क्या तुम्हारी आंखें खराब है? देखकर पता नहीं चलता? अब क्या ये भी मुझे बताना पड़ेगा? विवान ने तपाक से जवाब दिया, मैडम अगर आपकी आंखें सही होती और दिमाग काम कर रहा होता तो आपको पता होता कि ये मेरा कैबिन है। अवनी ने कड़क आवाज में कहा, देखो विवान, आज से ये मेरा कैबिन है, समझ गए? विवान मुस्कुराया और बोला, मैडम आप एक कैबिन के लिए क्यों लड़ रही हैं? मैं आपके लिए दूसरा कैबिन तैयार करवा देता हूँ, पर ये मेरा ही रहेगा। अवनी बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसने बहस करना ठीक नहीं समझा और खामोश हो गई। विवान ने बात आगे बढ़ाई, अब बताइए मैडम, मुझे क्या करना है? अवनी ने विवान को अपने पास रोकने के लिए कहा, आज रात का डिनर तुम मेरे लिए बनाओगे विवान। अवनी ने ये बात बड़े साधारण तरीके से कही थी, पर इस छोटे से हुक्म में जो हक था वो सिर्फ वही जानती थी। विवान झटके से खड़ा हो गया और हैरानी से बोला, क्या मैं आपके लिए खाना बनाऊं? नामुमकिन है मैडम, ये कभी नहीं हो सकता। मुझे तो खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। अवनी अपनी जिद पर अड़ गई और बोली, मुझे कुछ नहीं सुनना। उसने एक लिस्ट विवान के हाथ में थमा दी, ये सारी चीजें तुम्हें मेरे लिए पकानी होंगी। तुमने एग्रीमेंट साइन किया है ना कि तुम मेरी हर बात मानोगे, तो बस अब अपने काम पर लग जाओ। विवान ने हंसते हुए कहा, मैडम आप बच्चों जैसी बातें कर रही हैं। मैंने साइन किया है कि मैं ऑफिस के काम में आपका पीए बनकर मदद करूंगा। ये खाना बनाना, कपड़े धोना या घर साफ करना मेरा काम नहीं है। उसने अपना कॉलर झाड़ते हुए गर्व से कहा, द ग्रेट विवान मल्होत्रा ये सब नहीं करेगा, समझी? अवनी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बिल्कुल सही। अब जो काम तुमने गिनवाए हैं वही तुम्हें करने होंगे। तुम ऑफिस में मेरे पीए हो सकते हो, पर घर पर तुम मेरे गुलाम हो, समझ गए? विवान के सब्र का बांध टूट गया। वो तेजी से अवनी के पास आया और उसका हाथ मरोड़ते हुए गुस्से में बोला, अपने दिमाग में क्या पाल रखा है तूने? मैं तुझे बेचारी समझकर चुप था तो तू कुछ भी बोलेगी? कौन किसका गुलाम है? मैं विवान मल्होत्रा हूँ, समझी? अवनी ने अपना हाथ उसके चंगुल से छुड़ाया और कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मुझसे इस तरह पेश मत आना। हाथ मेरे पास भी है और मरोड़ना मुझे भी आता है। अगर काम कर सकते हो तो करो, वरना अपना बोरिया बिस्तर समेटो और कहीं और चले जाओ। वैसे भी तुमने हमारा सब कुछ हड़प कर बहुत कुछ छुपा रखा होगा ना, तो कहीं भी जाकर रह सकते हो। विवान तमतमा कर बोला, हाँ मैं ऐसा ही हूँ।
पर मेरा ज़मीर जानता है कि मैंने किसी का कुछ नहीं छीना। हम सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई लेते हैं। बाकी सब कुछ मैंने आज भी रंजीत मामा के अकाउंट में ही डाल रखा है। क्या तुम्हें ये पता है? अवनी एक पल के लिए सुन रह गई, पर उसने खुद को संभाला और बोली, आप सच बोल रहे हैं या झूठ, ये कौन जानता है सर। मुझे बस इतना पता है कि आज रात तुम मेरे लिए खाना बनाओगे। तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अवनी अपनी पुरानी हसरत पूरी करने की जिद पर अड़ी थी। विवान ने मन ही मन कुछ सोचा और बोला, ठीक है, खाना ही बनाना है ना, बना दूंगा। अवनी ने फौरन चेतावनी दी, सुनो, शातिर बनने की कोशिश मत करना कि खाने में ढेर सारी मिर्च डाल दूं या नमक तेज कर दूं, क्योंकि जो खाना मैं खाऊंगी वही तुम्हें भी मेरे साथ बैठकर खाना होगा। अगर बनाना नहीं आता तो अपनी मम्मी से पूछ कर सीख लो, पर खाना ढंग का होना चाहिए। विवान ने अपना सिर पकड़ लिया और सोचने लगा, क्या मैं अभी अपना असली चेहरा दिखा दूं? मैं इस लड़की के आगे क्यों झुक रहा हूं? उसका मेल ईगो जाग रहा था, पर उसका दिल, जो अवनी की खुशबू, उसकी आवाज और उसके होने के एहसास को पहचान चुका था, उसे झुकने पर मजबूर कर रहा था। विवान ने हार मान ली और कहा, ठीक है मैडम, लेकिन ये रोज रोज नहीं चलेगा। मैं हमेशा खाना नहीं बना सकता। अवनी ने अधिकार जताते हुए कहा, क्यों? औरतें भी तो नौकरी करती हैं और घर आकर खाना बनाती हैं ना। बस वैसा ही समझो। मैंने पूरे घर के लिए नहीं कहा, तुम्हें सिर्फ मेरे लिए खाना बनाना है। विवान ने बस अपना सिर हिलाया और पूछा, अब मैं जा सकता हूँ मैडम? अवनी ने एक पुरानी और बेकार फाइल उसकी तरफ फेंकते हुए कहा, इतनी जल्दी क्या है, जरा यहाँ बैठो। मुझे ये फाइल समझ में नहीं आ रही, इसे एक्सप्लेन करो। विवान ने फाइल खोली और बोला, मैडम ये 2 साल पुरानी फाइल है। क्या आपको खुद ये अच्छा लग रहा है? आखिर क्यों आप मुझ पर इतनी मेहरबानी कर रही हैं? अवनी ने उसे आदेश दिया, फाइल पुरानी हो या नई, मुझे इसकी जानकारी चाहिए। 1 घंटे के अंदर मुझे इसकी समरी सबमिट करो। विवान ने कहा, ठीक है, मैं दूसरे कमरे में जाकर इसे तैयार करता हूँ। अवनी ने उसे रोका, मैंने तुम्हें कहीं जाने को नहीं कहा। यहाँ एसी है, टेबल है, पेपर पेन भी है, यहीं बैठकर काम करो। अवनी उसे अपने सामने बिठाकर एक एक पल उसे निहारना चाहती थी। विवान को लगा कि वो उसे गुस्से से घूर रही है। उसने सोचा, पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है, ये अजीब हरकतें क्यों कर रही है, शायद पागल है। मामा ने पता नहीं इसे कहाँ से ढूंढा और मेरे पल्ले बांध दिया। पता नहीं मेरा सब्र कब जवाब दे जाए। वो फाइल पर काम करने लगा। अवनी उसे देख रही थी और सोच रही थी, तुमने मुझसे कितनी बार ऐसी ही बेकार की फाइलें टैली करवाई थी ना, अब अपनी बारी का मजा चखो। तभी अवनी का फोन बजा। एक इंटरनेशनल कॉल थी। लंदन के एक बड़े बिजनेसमैन ने उसे कॉल किया था, जो वहाँ इंडियन स्टाइल का एक बड़ा महल बनवाना चाहते थे। अवनी ने इंग्लिश में जवाब दिया, मैं आपको एक नंबर भेज रही हूँ, उनसे कोटेशन ले लीजिए। उन्हें बता दीजिएगा कि आपको क्या चाहिए, वो सब संभाल लेंगे। उसने विवेक का नंबर देने की बात की। कॉल खत्म होने के बाद उसने विवेक को फोन किया। 2-3 बार बेल जाने के बाद विवेक ने फोन उठाया, पर वो कुछ नहीं बोला। विवेक की इस खामोशी ने अवनी को बेचैन कर दिया। लंदन के एक पैलेस प्रोजेक्ट के लिए एक बड़े बिजनेसमैन ने अवनी को कॉल किया था। अवनी ने इसी सिलसिले में विवेक को फोन लगाया, लेकिन काफी देर बाद विवेक ने फोन उठाया। अवनी ने पूछा, अरे फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो? देखो विवेक, मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था और मैंने तुम पर निकाल दिया। आई एम सॉरी ना। भला मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी? दूसरी तरफ सन्नाटा छाया रहा। अवनी ने बात जारी रखी, प्लीज बेबी, ऐसे चुप मत रहो। हम बाद में लड़ लेंगे। अभी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। लंदन में इंडियन स्टाइल का एक पैलेस बनाना है। मैं तुम्हें इसका आउटपुट और रफ डिजाइन भेज रही हूँ। तुम क्लाइंट को दिखा देना और उन्हें जो भी चाहिए वो सब अरेंज करवा देना। तभी विवेक की सख्त आवाज आई, सॉरी मैडम, यहाँ रात हो गई है और मैं और मेरी बेबी सोने जा रहे हैं। शायद आप पूरी रात काम करती होंगी, पर मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, सो डोंट डिस्टर्ब मी। अवनी ने एक ठंडी आह भरी और पूछा, क्या वाकई बहुत ज्यादा गुस्सा हो? विवेक चिढ़कर बोला, तुम्हें तो हम जरूरी नहीं लगे ना, इसीलिए वहां जाकर बैठ गई हो। अब जो करना है करो, चाहे बदला लो या किसी को दावत दो। मुझे अब कॉल मत करना। मैं बहुत गुस्से में हूँ और अगर कुछ कह दिया तो तुम्हें भी बुरा लगेगा और मुझे भी।
इतना कहकर उसने फोन काट दिया। अवनी को पता भी नहीं चला कि कॉल कट गई है। वो फोन पर ही चिल्लाती रही, क्या तुम मुझसे बात किए बिना रह पाओगे? क्या तुम्हें मैं नहीं चाहिए? जब फोन से बीप की आवाज आई तब उसे एहसास हुआ कि विवेक ने फोन रख दिया है। वो काफी उदास हो गई और अपनी आंखें मूंद कर बैठ गई। उसकी बंद आंखों के सामने विवेक और एक छोटी सी बच्ची का चेहरा घूम रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो फैसला लिया है वो सही है या गलत। क्या उसे यहाँ आना चाहिए था? विवेक का गुस्सा उसे अंदर तक झकझोर रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोली तो सामने विवान हाथ पर सिर टिकाए उसे बिना पलक झपकाए निहार रहा था। विवान उसकी आंखों, उसके चेहरे की बनावट, उसकी तीखी नाक और उसके सुर्ख होठों को ऐसे देख रहा था जैसे कोई मूर्ति देख रहा हो। विवान चाहकर भी ये दावे से नहीं कह पा रहा था कि ये अवनी ही है। सालों बाद वो एक नए रूप में सामने थी। इसमें विवान की कोई गलती नहीं थी कि वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। अवनी ने कड़क आवाज में पूछा, विवान, ऐसे क्या देख रही हो? क्या जो मैंने काम दिया था वो पूरा हो गया? विवान अब भी उसकी आंखों में खोया हुआ था। इन सालों में अवनी की आवाज भी बदल गई थी। किशोरावस्था से शादी और फिर मुश्किल वक्त के बाद आवाज में जो भारीपन आया था वो विवान के लिए नया था। अवनी ने टेबल पर जोर से हाथ मारा जिससे विवान चौंक गया। उसने खुद को संभाला और अपना वही पुराना रौब दिखाते हुए कहा, जी मैडम, आपने जो डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो सब तैयार हैं, ये लीजिए। अवनी ने फाइल चेक की। सब कुछ एकदम सटीक था। अवनी ने कहा, सब ठीक है मिस्टर पीए। सुनो, लंदन कंपनी के क्लाइंट्स को पैलेस बनवाना है, हमें उस पर भी काम करना होगा। अब पापा को डिस्चार्ज करवाकर घर छोड़ते हैं और वहां सब सेटल करके सीधे कंस्ट्रक्शन कंपनी चलेंगे। विवान ने उसकी काबिलियत परखने के लिए पूछा, क्या आप यहाँ बैठे बैठे सब प्लान कर लेंगी? अवनी ने जवाब दिया, यहाँ से सिर्फ बेसिक डिजाइन तैयार करेंगे विवान। वहां जाकर हमें जमीन देखनी होगी, स्ट्रक्चर समझना होगा और ये देखना होगा कि हम उसमें नया क्या जोड़ सकते हैं। तुम इतने सालों से कंपनी चला रही हो, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? सब कुछ सेटल होते ही वी आर फ्लाइंग टू लंदन। विवान चिढ़कर बोला, मैं लंदन नहीं जा सकता मैडम, मैं यहीं रहकर आपकी कंपनी संभाल लूंगा। अवनी ने अधिकार जताते हुए कहा, मैं तुम्हारी बॉस हूं। विवान ने उसे बीच में ही टोका, एक छोटा सा करेक्शन मैडम, आप मेरी बॉस नहीं, लेडी बॉस हैं। उसने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा। अवनी चाहकर भी उसकी इस अदा पर मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं पाई। अवनी के जाने के बाद विवान बदल तो गया था, पर उसका ये मजाकिया अंदाज अवनी के लिए नया था। अवनी ने कहा, फालतू बहाने मत बनाओ, तुम मेरे साथ चल रहे हो, बात खत्म। विवान ने समझाने की कोशिश की। समझने की कोशिश कीजिए मैडम, मैं आपके साथ अकेले नहीं जा सकता। अवनी झटके से उठी और उसके करीब जाकर पूछा, क्यों नहीं जा सकते? विवान को इस पल ऐसा लगा कि वो उसे बाहों में भर कर चूम ले। उसने तुरंत अपने दिमाग को झिड़का, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अपनी पत्नी अवनी का वफादार हूं, उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। अवनी ने बात खत्म करते हुए कहा, तुम मेरे साथ आ रहे हो, डॉट। इतना कहकर वो रंजीत जी और मीरा के वार्ड की तरफ चली गई। विवान वहीं उलझन में बैठा रहा। वो सोचने लगा कि अगर वो इस लड़की के साथ अकेला रहा तो क्या वो अपनी भावनाओं पर काबू रख पाएगा। उधर मुंबई एयरपोर्ट पर अभिषेक ने जैसे ही अपना फोन ऑन किया, विघ्नेश और पुष्कर के ढेर सारे मिस्ड कॉल्स थे। उसने विघ्नेश को वापस कॉल किया और पूछा, मीरा वहीं है ना? विघ्नेश ने पूछा, हाँ भाई वो यहीं है। क्या तुम दोनों का झगड़ा हुआ है? वो बिना बताए यहाँ आ गई। अभिषेक गुस्से में बोला, पता नहीं उसे क्या हुआ, सुबह मामूली बहस हुई थी, मैं गुस्से में कमरे में चला गया और जब बाहर आया तो वो गायब थी। मैंने सोचा था कि उसे सब सच आराम से बताऊंगा और फिर यहाँ लाऊंगा, पर वो तो खुद ही भाग आई। अब उसे बताता हूं मैं। विघ्नेश ने उसे शांत किया। शांत हो जा भाई, तू इतनी जल्दी में क्यों आ गया? तू तो वहां सब जांच करने वाला था ना? अभिषेक ने बताया, फाइल तो 6 महीने पहले ही तैयार हो गई थी। मैं बस ये सोच रहा था कि इसे डिपार्टमेंट में दूं या नहीं। मुझे डिपार्टमेंट के कुछ लोगों पर शक है, वहां कुछ काली भेड़ें घुसी हुई हैं। मैं अब सीधे सीएम से मिलकर ही बात करूंगा। विघ्नेश ने पूछा, क्या तुम्हें धनवंत पर शक है? अभिषेक बोला, वो भी उसी कतार में है। वो जितना ईमानदार दिखता है उतना है नहीं। खैर जो भी हो, मैं निपट लूंगा। विघ्नेश ने कहा, ठीक है,
हम तुझे लेने एयरपोर्ट आ रहे हैं। अभिषेक ने मना कर दिया। नहीं, मैं कैब से आ जाऊंगा। बस ये बताओ मीरा कैसी है, उसने कुछ खाया या नहीं? उसका प्यार मीरा के लिए साफ झलक रहा था। विघ्नेश ने कहा, वो ठीक है भाई, पर यहाँ विवान जो कर रहा है वो समझ के बाहर है। पुष्कर को तो उसने। अभिषेक ने उसे बीच में ही रोक दिया। भाई, मेरे दिमाग में तुम्हारी फालतू बातें सुनने की जगह नहीं है। मैं अस्पताल पहुंचकर बात करता हूँ। अभिषेक ने फोन रखा और सीधे अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। कल आएगा कहानी का अगला भाग और भी रोमांच के साथ।